Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपना 7 चैप्टर का 9 पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के पार्ट में हम अपने जो आर्टिकल बचे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स के 33, 34 एंड 35 इनको डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं इन आर्टिकल के अंदर क्या क्या प्रोविज़न जो है वो मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 33 के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 33 जो है वो आर्म्ड फोर्सेस और उनके फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है। तो देखिए जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्स और इसके साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसी और जो हमारी एनालॉगी फोर्सेस हैं, एनालॉगी फोर्सेस जो हमारी 7 CIAPF जो हमारी फोर्सेस हैं आर्म्ड फोर्सेस, तो उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये सारी की सारी जो सेंट्रल वाली जो फोर्स है ना, ये 7, उनके अंदर जो एनालॉगी फोर्स हैं वो ये 7 जो हमारी बोर्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ साथ आप देखते हैं असम राइफल और ये जो हमारी 7 जितनी भी 7 मिलिट्री फोर्सेस हैं तो उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए ये यहाँ पर जो आर्टिकल 33 है यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्ट करता है और एब्रोगेट करता है इन फोर्सेस के फंडामेंटल राइट को। मतलब ये जो है इनके फंडामेंटल राइट पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। ये जैसे कॉमन मैन एक अपने फंडामेंटल राइट को एंजॉय करता है उस तरीके से ये अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना होता है। मतलब इनको अपनी ड्यूटीज़ जो है वो निभानी होती है और इसके साथ साथ इनके अंदर डिसिप्लिन भी जो है क्रिएट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे पास तो काफ़ी सारे राइट हैं, राइट टू इक्वलिटी है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसी तरीके के राइट हैं। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस हैं जो हमारी और ये दूसरी फोर्सेस है उनके पास ये राइट नहीं है। क्योंकि जो है इनकी जहाँ पर ड्यूटी होती है इनको वहीं पर अपना जो है उनको परफॉर्म करना होता है। ऐसा नहीं है कि इनको राइट टू मूवमेंट होता है, तो ऐसा नहीं हो है। और इसके साथ साथ जो है इनके जैसे राइट प्रेस के साथ जो है कम्युनिकेशन करने का राइट भी इनको नहीं होता, क्योंकि उनकी कुछ अपनी जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जिनको ये दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो देखिए इनसे रिलेटेड जो मतलब लॉ हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। क्योंकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस मेनली जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, तो इसलिए जो है इनसे रिलेटेड जो लॉ हैं वो पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती। और इनको जो है अगर इनके पार्लियामेंट के द्वारा इनके लिए कोई भी लॉ बनाया जाता है या इनके जो राइट्स हैं उनको अगर कंट्रावेंशन भी अगर क्रिएट हो जाती है तो उस टाइम पर भी इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब अगर इनके राइट को रिस्ट्रिक्ट भी किया जाता है तो भी इनको जो है कोर्ट के अंदर ही जो है ये अपने राइट्स के लिए नहीं जा सकते। अब देखिए पार्लियामेंट ने काफ़ी सारे एक्ट जो हैं इससे रिलेटेड पास किए हैं, जैसे आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, उसके बाद आर्म्ड एयर फोर्स एक्ट 1950 और पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट 1960 और इसके साथ साथ बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स एक्ट और भी बहुत सारी जो आर्मीज़ और जो फोर्सेस हैं उनके लिए काफ़ी सारे एक्ट जो है यहाँ पर पास किए गए। तो देखिए इनके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, जैसे इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। इनके राइट टू फॉर्म एसोसिएशन नहीं बना सकते, ये राइट टू बी मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं हो सकते और इसके साथ साथ पॉलिटिकल एसोसिएशन के साथ भी ये जो है नहीं जुड़ सकते। राइट टू कम्युनिकेट विद प्रेस के साथ भी इनको कम्युनिकेट करने में रिस्ट्रिक्शन होती है और इसके साथ साथ राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक मीटिंग को अटेंड करने में भी और डेमोन्स्ट्रेशन करने में भी इनके काफ़ी सारे राइट जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि ये जो है पूरा का पूरा अपना राइट जो है वो अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आर्टिकल 34 के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 34 जो है वो रिलेटेड है मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो देखिए मार्शल लॉ की कंडीशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 34 के अंदर। तो देखिए जब मार्शल लॉ जो है फोर्स में होता है उस टाइम पर हमारे फंडामेंटल राइट्स पर क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो देखिए इस टाइम पर जो है पार्लियामेंट के हाथ में ही पावर होती है कि वो चाहे तो किसी भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई भी पर्सन है जो मार्शल लॉ के दौरान पर अपना ड्यूटी पर है तो उसको जो है पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उसको कंपनसेट कर सकती है, उसको कोई भी कंपनसेशन दे सकती है अगर इस टाइम के दौरान कोई भी एक्शन उनके द्वारा लिया जाता है या किसी भी तरीके की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो मेंटेन करने की कोशिश की जाती है या उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है। तो इस टाइम पर जो भी एक्ट किया जाता है इन फोर्सेस के द्वारा
तो उसको ये कंपनसेट कर सकती है पार्लियामेंट। इसके साथ साथ जो है पार्लियामेंट जो है काफ़ी सारी जो सेंटेंसेस अगर पास की जाती हैं, पुनिशमेंट दी जाती हैं और कुछ ऑर्डर जो है वो फॉरफिट कर लिए जाते हैं और कुछ अदर एक्ट जो कि मार्शल लॉ के अंडर किए जाते हैं, उनको भी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, वैलिडेट ठहरा सकती है। नॉर्मल सिचुएशन में हो सकता है कि ऐसी जो भी सेंटेंसेस जो भी ऑर्डर पास किए गए हैं, हो सकता है कि वो इनवैलिड हों, इनवैलिडेट हों। मतलब ये है कि उनको जो है हो सकता है कि सही ना ठहराया जा सके। लेकिन जब मार्शल लॉ की कंडीशन होती है तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऐसे जो भी ऑर्डर अगर पास किए जाते हैं, ऐसे एक्ट अगर किए जाते हैं कोई भी, तो पार्लियामेंट उनको वैलिडेट ठहरा सकती है। अब देखिए, अगर पार्लियामेंट इस तरीके का कोई भी कार्य करती है, अगर वो किसी को कंपनसेशन देती है या जो मार्शल लॉ के अंडर जो भी उन्होंने जो भी ऑर्डर पास किए हैं, तो इनको जो है किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पार्लियामेंट ने इनको क्या ठहराया है, वैलिडेट ठहराया है और इनको फंडामेंटल राइट की कंट्रावेंशन के आधार पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब देखिए कि जो ये मार्शल लॉ है, ये जो टर्म आई है, इसका जो कंसेप्ट है, ये कहाँ से आया है? ये जो इंग्लिश लॉ है वहाँ से आया है, यानी ब्रिटेन के अंदर से आया है ये ब्रिटिश लॉ से। तो देखिए वहाँ पर जो है इसका जो मीनिंग है वो मिलिट्री रूल से रिलेटेड है, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। ये आप ध्यान रख सकते हैं कि ये ओनली मेंशन है, लेकिन इसको अच्छे से कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो सिविल इस जब भी मार्शल लॉ लागू होता है तो उस टाइम पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो जो है मिलिट्री अथॉरिटीज़ के द्वारा क्या की जाती है, रन की जाती है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। यानी जिस तरह से मिलिट्री का जो वहाँ पे रूल एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, तो उसी के द्वारा जो है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन रन की जाती है और जो दूसरे लॉ है वहाँ से वो हटाए जा सकते हैं उस टाइम पर। और मिलिट्री जो है वो अपने क्या बना सकती है, खुद के रूल और रेगुलेशन बनाकर वहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। देखिए यहाँ पर सस्पेंड हो जाते हैं जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं और जो गवर्नमेंट होती है वहाँ की, वो भी सस्पेंड कर दी जाती है बाय मिलिट्री ट्रिब्यूनल के द्वारा। और ये जो है बात करें अगर हम, जो मार्शल लॉ है वो मिलिट्री लॉ से काफ़ी डिफरेंट है। मतलब ऐसे लॉ से डिफरेंट है जो कि आर्म्ड फोर्सेस पर लॉ लागू होते हैं, उनसे ये जो है लॉ डिफरेंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव हैं वो कहीं पर भी मार्शल लॉ को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ये सिर्फ इम्प्लिसिटली मेंशन किया गया है आर्टिकल 34 के अंदर कि मार्शल लॉ जो है वो कहीं पर भी किसी एरिया के अंदर या इंडिया की किसी भी टेरिटरी के अंदर जो है किसी भी एरिया के अंदर उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। हालांकि ये जो है एक्सप्रेसली इसको मेंशन नहीं किया गया है कि ये जो है एग्जीक्यूटिव के द्वारा कहीं पर भी मार्शल लॉ डिक्लेयर किया जा सकता है, ऐसा कहीं नहीं है। ये सिर्फ आर्टिकल 34 से जो है एक तरीके से हम इम्प्लिसिट मतलब एक तरीके से इम्प्लीकेशन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो है बात की गई है इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर मार्शल लॉ जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। अब देखिए मार्शल लॉ किस कंडीशन के अंदर जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस हैं, लाइक वॉर, इन्वेजन, इंसरेक्शन, रिबेलियन, रोएट और इसके साथ साथ कोई भी वायलेंट अगर रेजिस्टेंस होता है, उन सब के टाइम पीरियड के दौरान जो है ऐसी सिचुएशन जब अराइज होती है तो वहाँ पर जो है मार्शल लॉ क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। अब देखिए कि मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, रिपेल करना है फोर्स को बाय फोर्स। फोर्स का यूज़ करते हुए आपने जो है इस तरीके के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको रिमूव करना है और दोबारा से सोसाइटी के अंदर ऑर्डर को रिस्टोर करना है। तो देखिए इस जब भी मार्शल लॉ लगता है, ऑपरेशन में होता है, तो मिलिट्री को काफ़ी सारी जो है मिलिट्री जो अथॉरिटी हैं उनको काफ़ी सारी अबनॉर्मल पावर्स मिल जाती हैं। इन अबनॉर्मल्स पावर का यूज़ करते हुए वो जो है दोबारा से ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा सकते हैं सिविलियन के राइट्स पर। इसके साथ साथ सिविलियन को पनिश कर सकते हैं अगर वो जो है कोई किसी भी रूल को तोड़ते हैं, कोई भी लॉ फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको भी क्या किया जा सकता है, उनको इससे पनिशमेंट दी जा सकती है। इवन जो है डेथ भी उनकी की जा सकती है, मतलब किसी पर्सन को किल भी किया जा सकता है अगर वो जो है किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि आप जो है मार्शल टाइम पीरियड के दौरान जो है जो भी चाहे रूल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आप सुप्रीम कोर्ट को हैबियस कॉर्पस जो रिट है उसको इशू करने से नहीं रोक सकते, यानी वो सस्पेंड नहीं होगी। अगर किसी पर्सन को आपने डिटेन किया है तो उसके लिए जो है अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर जो है हैबियस कॉर्पस जो रिट है वो क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। इसके साथ साथ देखिए कि जो मार्शल लॉ है वो आता है हमारा आर्टिकल 34 के अंदर, और ये जो है नेशनल इमरजेंसी से डिफरेंट है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी हमारी मेंशन की गई है आर्टिकल 352 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं कि मार्शल लॉ और इमरजेंसी के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं।
बात करते हैं मार्शल लॉ के बारे में, तो इससे ओनली जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। लेकिन नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो इससे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, रिवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके साथ साथ जो लेजिस्लेटिव पावर है, यानी लॉ बनाने की जो पावर है सेंटर और स्टेट की, उन सब पर जो है अफेक्ट पड़ता है, और ये मोस्टली जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट है और ऑर्डिनरी जो लॉ हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। यानी यहाँ पर जो लोकल जो कोर्ट्स हैं वो भी उनके जो है रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होंगे, वो भी सस्पेंड हो जाते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। लेकिन इमरजेंसी की बात करें तो इस टाइम पर गवर्नमेंट भी कंटिन्यू रहती है, और जो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट हैं वो भी यहाँ पर कंटिन्यू रहते हैं। यहाँ पर मार्शल लॉ के अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कि जो पब्लिक ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए इसको इम्पोज किया जाता है। जबकि ये जो है 3 कंडीशन के अंदर ही, ओनली 3 ग्राउंड्स पर जो है इसको अप्लाई किया जाता है, इम्पोज किया जाता है। एक तो अगर वॉर हो चुका है किसी के साथ, या एक्सटर्नल एग्रेशन आपको कहीं से दिखाई देता है, या फिर आर्म्ड जो है रिबेलियन हो जाता है, तो ओनली 3 ग्राउंड्स पर यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की जा सकती है। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अगर उसका ब्रेकडाउन हुआ है तो उसको रिस्टोर करने के लिए इसको इम्पोज किया जाता है। तो देखिए ये एरिया कंट्री के किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर इसको लगाया जा सकता है। ये जो है ये भी जो नेशनल इमरजेंसी है ये भी किसी एरिया के अंदर भी लगाया जा सकता है, और पूरी की पूरी कंट्री के अंदर भी इसको लगाया जा सकता है। अब देखिए कि मार्शल लॉ के बारे में हमने देखा कि ये स्पेसिफिकली जो है ये कहीं पर मेंशन नहीं है, ये सिर्फ इम्प्लिसिट है, वो भी आर्टिकल 34 के अंदर। और अगर हम बात करें कि जो नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है आर्टिकल 352 के अंदर जो है इसको मेंशन किया गया है। देखिए जो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं इनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो आर्म्ड फोर्सेस के साथ जो जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके साथ साथ जो दूसरे वहाँ पर काम करने वाले जैसे बार्बर्स, कारपेंटर्स, जो मैकेनिक्स हैं, कुक्स हैं, चौकीदार, बूट मेकर्स, टेलर्स और नॉन कैम्बेनेंट्स, तो देखिए ये सारे के सारे जो आर्मी के लिए काम करने वाले ये पर्सन हैं, ये भी जो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ही काउंट किया जाएगा, यानी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ही आएंगे, और इनके भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसी तरीके से जो है रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। अब आर्टिकल 33 जो है ये भी राइट देता है कि जो कोर्ट मार्शल होता है, यानी जब भी जो मार्शल लॉ लगा होता है उस टाइम पर जो कोर्ट मार्शल है, जो भी डिसीजन कोर्ट मार्शल के द्वारा दिए जाते हैं उनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन यहाँ पर नहीं लगेगी। उस टाइम पर जो है इसको जो कोर्ट मार्शल को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन से, जो कि फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने से रिलेटेड हो सकती है। क्योंकि कोर्ट मार्शल को जो है जैसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है उस हिसाब से उनको डिसीजन देने होते हैं, और उस टाइम पर जो है उनके राइट्स को भी कर्टेल किया जा सकता है। जो सेक्शन 144 है वो भी लगाया जा सकता है, जिसके द्वारा जो है लोगों की मूवमेंट को क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, यानी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मना किया जा सकता है, इवन घर से निकलना भी उनका बंद किया जा सकता है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है डिसीजन इस टाइम पर लिए जा सकते हैं सिचुएशन को देखते हुए। तो उस टाइम पर जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो है उनकी रिट जुरिस्डिक्शन यहाँ पर नहीं लगेगी, ना ही हाई कोर्ट की और ना ही सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर कोई भी जुरिस्डिक्शन आएगी। आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 35 के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 35 के बारे में जो है बात की गई है कि पार्लियामेंट जो है हमारी उसके पास कुछ पावर हैं ताकि वो कुछ फंडामेंटल राइट है उनको क्या कर सके, उनको इफेक्ट में ला सके, यानी उनको इफेक्ट देने के लिए पार्लियामेंट के पास कुछ पावर दी गई हैं। ये पावर ओनली पार्लियामेंट के पास है, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। और ऐसा क्यों किया गया है, ये पावर ओनली पार्लियामेंट को क्यों दी गई हैं, ताकि पूरी कंट्री के अंदर यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, यानी पार्लियामेंट जो भी लॉ पास करेगी वो पूरी कंट्री के ऊपर अप्लाई होगा और वो समान रूप से अप्लाई होगा। अगर स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दे दी जाए तो हमारी कंट्री के अंदर जो है अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग टाइप के लॉज जो हैं वो लागू हो जाएंगे, जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है पार्लियामेंट को ही सारी पावर दी गई है, ताकि अगर फंडामेंटल राइट को, किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर पार्लियामेंट ने एनफोर्स कराना है तो उसके लिए जो भी पनिशमेंट वगैरह देनी है, जो भी फाइन देने हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो उससे रिलेटेड लॉ जो है वो पार्लियामेंट बनाती है। जैसे कि हमारा आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी का आर्टिकल है, आर्टिकल 23 है जो कि हमारा आर्टिकल 24 है जो कि हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, और ये बच्चों को किसी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट देने से रिलेटेड है। तो इनको एनफोर्स कराने के लिए जो है पार्लियामेंट क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है कि अगर आप जो है इस तरीके का काम करेंगे तो
आपको जो है ये पनिशमेंट यहाँ पर मिल सकती है और इतना फ़ाइन आपको भरना पड़ सकता है। देखिए आगे बात की गई है कि जो आर्टिकल 35 है उसके अंडर कौन कौन से प्रोविज़न यहाँ पर हैं। तो देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो नीचे दिए गए जो मैटर्स हैं उनके ऊपर क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है। तो सबसे पहले जो है कोई भी कंडीशन रख सकती है रेजिडेंस की एज ए कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन ए पार्टिकुलर स्टेट। अगर किसी भी स्टेट में अगर वो चाहे और किसी भी यूनियन टेरिटरी में वो चाहे तो कंडीशन रख सकती है किस चीज़ की, रेजिडेंस की। देखिए ये हमने आर्टिकल 16 के अंदर हमने देखा था कि जो है ये रेजिडेंस की मोस्टली जो है कंडीशन नहीं रखी जाती है, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो यहाँ पर कंडीशन रख सकती है कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए। तो हमने देखा था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर अभी भी ये जो है कंडीशन रखी हुई है। तो ऐसा किस लिए किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए और यहाँ पर जो है लोगों के पास ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन की जा सकती है कि तेलंगाना के अंदर ओनली वहाँ के जो रेजिडेंट है वही अप्लाई कर सकते हैं, बाहर का किसी भी स्टेट का व्यक्ति जो है वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, वो भी आर्टिकल 16 के अंदर। आगे बात की गई है किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकती है जो पार्लियामेंट है कि वो इशू कर सकता है डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट, जैसी कि पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पहले ही है। ये इसको हम जो है आर्टिकल 32 जब हमने डिस्कस किया था उस टाइम पर भी देख चुके हैं कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी दूसरे कोर्ट को भी ये जो है पावर दे सकती है। तो अभी वैसे तो किसी को भी नहीं दी है, तो अभी ये पावर जो है ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास है। तो देखिए आगे 33 आर्टिकल अभी हमने देखा है जिसके अंदर जो है जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस हैं उनके राइट्स को क्या किया जा सकता है, उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, एब्रोगेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है ये आर्टिकल 34 के अंदर भी हमने देखा कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या कर सकती है, वहाँ पर कंपनसेट कर सकती है उसके द्वारा, अगर मार्शल लॉ के दौरान पर कोई भी ऐसा काम अगर किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में उसको कोई भी कंपनसेट प्रोवाइड कर सकती है। आगे सेकंड देखिए कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट, किसी लॉ को एनफोर्स करने के लिए, और उसके साथ साथ उसके अंदर पनिशमेंट को भी मेंशन कर सकती है कि अगर ये जो लॉ है अगर फॉलो नहीं किया तो आपको इस तरीके की पनिशमेंट मिल सकती है। जैसे कि आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी है, और इसके साथ साथ आर्टिकल 23 के अंदर जो देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, तो उससे रिलेटेड जो है क्या कर सकती है पार्लियामेंट, लॉ बना सकती है, और अगर इस लॉ को फॉलो नहीं किया जाता तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, उनको इस पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए थर्ड जो पार्लियामेंट की पावर है इसके अंदर बात की गई है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि फोर्स में था किस टाइम पर, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिस टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर अगर पहले से कोई लॉ फोर्स में था तो पार्लियामेंट के पास पावर है या तो उसको कंटिन्यू कर सकती है जब तक कि वो उसको अल्टर नहीं कर देती, रिपील नहीं कर देती या अमेंड नहीं कर देती। तो ये जो है लॉ क्या रहेगा, कंटिन्यू में रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट उसको खुद जो है या तो हटा नहीं देती या उसको अमेंड करके कुछ चेंजेस उसके अंदर नहीं ला देती। इसके साथ साथ देखिए जो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है किसके ऊपर, जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं उनके अंदर भी जो उनके ऊपर भी जो है क्या बना सकती है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ये भी आर्टिकल 35 के अंदर ही उसकी पावर के अंदर आता है कि पार्लियामेंट को ये पावर भी दी गई है। अब देखिए बात करते हैं कि हम जो राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31 के अंदर जो राइट टू प्रॉपर्टी दिया था उसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए मेनली हमारे जो 33, 34 और 35 जो आर्टिकल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा एक आर्टिकल बचता है जिसको रिपील कर दिया गया था, आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता है। तो इसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जब हमने स्टार्टिंग में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था तो उसके अंडर क्या था कि पार्ट 3 के अंदर जो है हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसके अंदर जो है राइट टू प्रॉपर्टी भी एक राइट था। अब देखिए इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न कौन कौन से थे, एक तो था आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ, तो ये जो है ये भी राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेट करता था, और आर्टिकल 31 जो कि हमने देखा उससे रिलेट करता था। तो देखिए आर्टिकल 19(1)(f) के अंतर्गत क्या था कि हर एक सिटीज़न को राइट है कि वो क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को जो है एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है और डिस्पोज कर सकता है। आर्टिकल 31 के अंदर बात की गई थी कि कोई भी सिटीज़न और नॉन सिटीज़न उसके पास राइट है कि उसकी अगर प्रॉपर्टी से उसको डिप्राइव किया जाता है, यानी उसकी प्रॉपर्टी को अगर उससे छीना जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो है जो सिटीज़न है और नॉन सिटीज़न है दोनों के पास राइट्स हैं। तो ये दो आर्टिकल इससे जो है डील करते थे। अब देखिए इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया था कि किसी भी पर्सन से जो है उसकी प्रॉपर्टी को छीना नहीं जाएगा एक्सेप्ट अथॉरिटी बाय लॉ, जब तक कि लॉ के द्वारा
अथॉरिटी, लॉ की अथॉरिटी के द्वारा उससे छीना नहीं जाएगा, तब तक कोई व्यक्ति उससे जो है उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता। और उस टाइम पर इसके लिए दो कंडीशन थी, अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी भी लेगा तो उसकी दो कंडीशन थी। अगर स्टेट उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहता है तो ये होना चाहिए कि आप पब्लिक पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करेंगे, यानी आपने हॉस्पिटल बनाना है या कोई स्कूल वगैरह खोलना है बच्चों के लिए, तो आप पब्लिक पर्पज़ के लिए उसका यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ जो है आप उसको कंपनसेशन भी पे करेंगे, यानी अगर आप उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके की दो कंडीशन उस टाइम पर थी जब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर आता था। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आर्टिकल रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो राइट है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ है कि समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में काफ़ी सारी क्लैश हुए हैं, काफ़ी सारी जो है कन्फ्रंटेशन वहाँ पर हुई है, और काफ़ी सारी अमेंडमेंट, देखिए नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर पास की गई पार्लियामेंट के द्वारा, 1st, 4th, 7th, 25th, 39, 40th एंड 42, ये सारी की सारी अमेंडमेंट पास की गई, और ये सारी की सारी किससे रिलेटेड थी, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी। अब देखिए इन अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, आर्टिकल 31A, 31B, 31C इनको ऐड किया गया, और इसको किस लिए ऐड किया गया, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी हैं उनको नलीफाई किया जा सके, उनको क्या किया जा सके, उनकी जजमेंट को नलीफाई यहाँ पर किया जा सके। इसलिए जो है उन्होंने इन जो अमेंडमेंट के द्वारा ये सारे के सारे जो आर्टिकल हैं वो ऐड किए, ताकि जो है ये जो फंडामेंटल राइट्स को जो है, फंडामेंटल राइट्स का अगर वॉयलेशन होता है तो उनको कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके, इसलिए ये सारे के सारे आर्टिकल यहाँ पर ऐड किए गए। आगे देखिए, इससे ये सारी की सारी जो अमेंडमेंट हुई और जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास की गई, ये सारी की सारी जो हैं किससे रिलेटेड थी कि कंपनसेशन पे करना है, कि स्टेट को क्या करना पड़ता था, कंपनसेशन पे करना पड़ता था। अगर उसको कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है किसी की एक्वायर करनी होती थी तो ये ऑब्लिगेशन थी स्टेट के ऊपर कि जब तक वो कंपनसेशन पे नहीं करेगी तब तक वो किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता। और इसी वजह से बार बार जो है स्टेट जो भी हमारी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, तो उन्होंने समय समय पर ये इस तरीके की अमेंडमेंट पास की, ताकि जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कंडीशन रखी हैं, जो जजमेंट दी हैं, उनको क्या किया जा सके, नलीफाई किया जा सके। अब देखिए सबसे लास्ट में जाकर फिर क्या हुआ कि 44th, इन सभी कंट्रावेंशन के बाद लास्ट में 44th जो अमेंडमेंट एक्ट है वो पास किया गया 1978 के अंदर, और इसके अंदर क्या कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को अबोलिश कर दिया, मतलब अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। इसके अंदर आर्टिकल जो 19(1)(f) था उसको भी क्या कर दिया, रिपील कर दिया, और आर्टिकल 31 था जो उसको भी रिपील कर दिया, और उसकी जगह पर क्या कर दिया, जो नया आर्टिकल है 300A उसको ऐड कर दिया, जो कि पार्ट 12 के अंदर था। तो देखिए ये जो है ये फर्स्ट पार्ट जब मैंने कहा था तो उस टाइम पे मैंने इसको पार्ट 7 रीड कर लिया था, तो आप जो है इसको ध्यान रखिए, मिस्टेक से मैंने पार्ट 7 बोला था इसको, तो ये पार्ट 12 के अंदर है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है पार्ट 12 के अंदर। तो देखिए अब इसको जो है एक तरीके से लीगल राइट बना दिया गया है, और अब ये जो है एक तरीके से फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, इसको लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप बोल सकते हैं। और इसके अंदर प्रोविज़न यही है कि कोई भी अगर पर्सन आपकी प्रॉपर्टी को डिप्राइव करता है तो वो लॉ के द्वारा डिप्राइव किया जा सकता है, अदरवाइज कोई पर्सन आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको उससे आपको छीन नहीं सकता। तो अब देखिए कि जब ये लीगल राइट बनाया तो उस टाइम पर इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। देखिए जब फंडामेंटल राइट था तो उस टाइम पर तो आप क्या कर सकते थे, डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जा सकते थे। अब इसको लीगल राइट बनाने के बाद अब क्या इसके अंदर चेंजेस हुए हैं, तो देखिए अभी जो है पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इसको रेगुलेट कर सकती है, कर्टेल भी कर सकती है, अब्रेज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, मतलब ये जो राइट है उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकती है बाय ऑर्डिनरी लॉ, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पास किए जो है ऑर्डिनरी सिंपल जो साधारण से जो कानून पास करके जो है सिंपल मेजोरिटी से कानून पास करके पार्लियामेंट इस लॉ को क्या कर सकती है, ख़त्म भी कर सकती है, इसको रेगुलेट भी कर सकती है। अब देखिए सेकेंड इम्प्लीकेशन के अंदर क्या है कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन से, यानी एग्जीक्यूटिव एक्शन से आपको प्रोटेक्ट करता है, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन से। यानी अगर पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बनाकर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपसे छीन सकती है, लॉ के अंडर छीन सकती है। ओनली मतलब आपको जो है एग्जीक्यूटिव जो एक्शन है, जो एग्जीक्यूटिव अपने आप से कोई डिसीजन लेकर अगर आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शन लेकर किसी लॉ के अंडर जो है आपकी जो प्रॉपर्टी है वो छीनी जा सकती है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन जो पहले दोनों के अगेंस्ट थी, पहले जो है एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट भी थी और लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट भी थी, लेकिन अब जो है ये ओनली
आपको एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट मिली है प्रोटेक्शन और लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन नहीं मिली है, यानी आपकी प्रॉपर्टी जो है लॉ बनाकर आपसे जो है छीनी जा सकती है। तो देखिए इस केस में अगर आपके राइट का वायलेशन होता है तो पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते थे आर्टिकल 32 के अंदर, लेकिन अब नहीं जा सकते। अब आप जो है आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, आप जो है मूव कर सकते हैं हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226, क्योंकि 226 के अंदर आप फंडामेंटल राइट के थ्रू भी जा सकते हैं और दूसरे जो राइट है उनके लिए भी जा सकते हैं, लेकिन 32 ओनली किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। अब देखिए जो अब जब लीगल राइट बना दिया है तो यहाँ पर आपको किसी भी कंपनसेशन की कोई गारंटी नहीं दी गई है, यानी यहाँ पर आपकी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट के द्वारा आपसे एक्वायर की जा सकती है और इसके बदले आपको कोई कंपनसेशन दिया जाए ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके का प्रोविज़न अब ये कर दिया गया। देखिए ये सारी इसको जो लीगल राइट बनाने के बाद भी पार्ट 3 के अंदर 2 ऐसे प्रोविज़न हैं जो आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करने की बात करते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी की एक्वायर कर लिया जाता है तो वहाँ पर सिर्फ 2 कंडीशन में ही आप जो है कंपनसेशन पा सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है, अगर ये प्रॉपर्टी जो है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करती है आर्टिकल 30 के अंदर, तो ही जो है स्टेट क्या कर सकता है, कंपनसेशन दे सकता है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो नहीं देगा। अब देखिए और सेकंड कंडीशन के अंदर कहता है कि अगर आपकी लैंड जो है वो पर्सनल कल्टीवेशन आपके द्वारा उस पर किया जाता है, यानी आपके द्वारा पर्सनली जो है वो कल्टीवेट की जाती है और वो जो है एक तरीके से स्टैच्यूरी जो सीलिंग लिमिट है उसके अंदर आती है, तब जो है इसको क्या किया जा सकता है, कंपनसेट किया जा सकता है। तो देखिए क्योंकि हमारे जो है कंट्री के अंदर डिसाइड किया गया है कि इतनी जो लैंड की लिमिट है, मतलब एक सीलिंग रख दिया गया है, कम से कम इतना एरिया जो है वो कल्टीवेशन के अंदर आना चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर आना चाहिए। अगर वो एरिया जो है एग्रीकल्चर के अंदर की सीलिंग से ऊपर है तो हो सकता है उस टाइम पर आपको कोई कंपनसेशन ना मिले, लेकिन अगर आप उसको पर्सनली कल्टीवेट करते हैं और वो सीलिंग के अंदर आता है तो इस वजह से जो है उस टाइम पर आपको वहाँ पर कंपनसेशन पाने का पूरा अधिकार है। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट जो प्रोविज़न है उसकी बात की गई है, जो ये फर्स्ट प्रोविज़न है यहाँ पर देखिए इसको ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान, और उसके बाद सेकंड प्रोविज़न की बात करें जो 31A है, इसको ऐड किया गया था 17th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 के अंदर पास हुआ था उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक तरीके से फिनिश हो गया है। अब देखिए कि जो आर्टिकल 31A, 31B, 31C ये भी सारे के सारे हमारे प्रॉपर्टी से लिंक्ड जो आर्टिकल हैं, जो कि फंडामेंटल राइट के ऊपर जो है क्या कर सकते हैं, एक तरीके से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, यानी फंडामेंटल राइट के ऊपर जो है ये एक तरीके से एक्सेप्शन का काम करते हैं। यानी यहाँ पर जब भी ये तीनों आर्टिकल लागू होते हैं तो हमारे फंडामेंटल राइट जो है वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारे जो भी आर्टिकल थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.